नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। बौखलाए उद्धव ठाकरे ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, शिंदे गुट के खिलाफ 6 प्रस्तावों को दी मंजूरी। शिंदे गुट ने बाला साहेब के नाम पर बनाई नई पार्टी, शिवसेना के गुंडों ने बागी विधायक के दफ्तर में की तोड़फोड़। गोधरा कांड में मोदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट, अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा एसआईटी के सामने नाटक नहीं करते थे मोदी जी। राष्ट्रपति चुनाव पर मायावती का बड़ा फैसला, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी बसपा, विपक्ष को लगा झटका। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर गिरफ्तार, पाकिस्तान ने आतंकी को सुनाई 15 साल की सजा, पहले किया था मृत घोषित। चलिए पहली खबर का रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र में गहराए राजनीतिक संकट के बीच उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कल तक पार्टी से अलग हुए विधायकों को बागी कहने वाले उद्धव ने आज बैठक में उन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया। साथ ही इस बैठक में शिंदे गुट के खिलाफ कुल 6 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें साफ किया गया है कि बाला साहेब का नाम इस्तेमाल करने का हक सिर्फ उसी शिवसेना को है जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किन 6 प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी दी गई है? देखिए, ये जो प्रस्ताव हैं वो बेसिकली शिवसेना को ठाकरे परिवार के साथ जोड़ के रखने के प्रस्ताव है। आपने एक प्रस्ताव ये पारित कर दिया कि सारे फैसले उद्धव ठाकरे लेंगे। आपने ये कर दिया कि भाई उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वही बाला साहब ठाकरे के लेगेसी के ऊपर ये करेगी। आपने गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया। आपने ये भी रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई ये जो शिवसेना है वो हिंदुत्व की विचारधारा से इधर उधर नहीं जाएगी। पहले जा रही थी क्या? यही तो उन विरोधियों का मांग थी कि भाई आप अपने मूल विचारधारा से बाहर चले गए, वापस आइए, ये एनसीपी कांग्रेस से रिश्ता तोड़िए। तो आपने ये भी कह दिया इस मीटिंग में कि ये तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाए। राजनीति ईगो से नहीं चलती। जिस किसी नेता ने राजनीति में ईगो का घालमेल किया वो अपने ईगो के साथ जिंदा रहा, नेता कभी नहीं बन पाया। ये दस्तूर है राजनीति की। खैर, सरकार चली गई है, संख्या नहीं है, और उधर जो गुवाहाटी में बैठे हुए लोग हैं वो स्मार्ट मूव कर रहे हैं। आज उन्होंने नया पासा फेंका। उन्होंने कहा कि हम अभी भी शिवसैनिक ही हैं, हम शिवसेना के ही सदस्य हैं। अब जब वो खुद कह रहे हैं कि शिवसेना के सदस्य हैं, तो आप इनके ऊपर कोई कानून, कोई नोटिस, कोई काम ही नहीं कर सकता कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर ये जो सदस्यता भंग होगी वो तभी होती है जब आप विधानसभा के अंदर आप व्हिप का उल्लंघन करते हैं, दूसरी जगह वोट कर देते हैं, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, पार्टी के आदेश की का अवमानना करते हैं। बाहर आप कुछ भी करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कानून जो है आप पे लागू नहीं होता। तो ये लड़ाई, ये कानूनी दांवपेच अभी चल रहा है। हकीकत ये है, उद्धव ठाकरे को भी मालूम है, शरद पवार को भी मालूम है, कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि सरकार चली गई है। अब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बागी विधायकों की बगावत के बाद अब बौखलाए उद्धव ठाकरे ने ये 6 प्रस्ताव पारित किए हैं। वहीं महाराष्ट्र के सियासी संग्राम के बीच अब शिवसेना के गुंडों ने सड़क पर उतरकर बागी विधायकों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने बगावत कर पार्टी का समर्थन अपनी तरफ खींचकर नया दल बना लिया है, और दूसरी तरफ अब शिवसेना के गुंडों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए शिंदे को समर्थन देने वाले विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ की। साथ ही वहां जय शिवाजी के नारे भी लगाए। यह घटना ठीक उस समय घटित हुई जब एकनाथ शिंदे ने पत्र लिखकर बताया कि उनके समर्थन में आए 38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सरकार ने वापस ले ली है।
डॉक्टर साहब, क्यों इन विधायकों के परिवार की सुरक्षा को वापस लिया गया है और क्यों इस तरह से शिवसैनिक फ्रस्ट्रेट होकर अब तोड़फोड़ कर रहे हैं? देखिए, थाने में, कल्याण में, मुंबई में 144 लागू कर दिया गया है। उससे काम नहीं चलेगा, केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अभी भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र के अंदर हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा वो सुनिश्चित करे। आप क्या कर रहे हो? आपकी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ये कह रहे हैं कि वे देख लेंगे, सड़कों पे होगा, बिना सिक्योरिटी को कैसे तुम महाराष्ट्र के अंदर घूमते हो, अभी गुवाहाटी में छुपे हुए मुंबई आओ तो बताएंगे। और जब नेता इस तरह की बातें करता है तो कार्यकर्ता क्या करता है? तो कार्यकर्ता यही काम कर रहा है जो टेलीविजन पे आप देख रहे हो। हर जगह होर्डिंग तोड़ी जा रही है, आग लगाया जा रहा है जी। लेकिन सिंध के फेवर में भी अब लोग सड़कों पे आने शुरू हो गए। क्या हो गया? शिव सैनिक आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे जी। सैल्यूट करना चाहिए शरद पवार के दिमाग को कि उन्होंने अपने सबसे बड़े अपोनेंट का खात्मा कितनी आसानी से उन्होंने कर दिया। शिवसेना आपस में ही लड़ेगी, शिव सैनिक आपस में ही एक दूसरे का माथा फोड़ेंगे। ये किस तरह की नेतृत्व उद्धव ठाकरे ने प्रदान की। 2.5 साल के मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत, जिसको कह सकते हैं कि जिसके ऊपर पूरे समस्त हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक लगाव सा था शिवसेना से जी। उसको तहस नहस उद्धव ठाकरे ने कर दिया। जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह के हालात इस महाराष्ट्र के सियासी बवाल के बीच अब हो रहे हैं, उसके बाद अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जहां 2002 में हुए गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर सामने आए हैं और इस मामले में उन्होंने मोदी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमित शाह ने गुजरात दंगों के लिए मोदी पर आरोप लगाने वालों से माफी मांगने की मांग की। साथ ही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी का नाम लिए बिना अमित शाह ने कहा कि मोदी जी एसआईटी के सामने नाटक नहीं करते थे, ना ही तमाशा करने के लिए गांव-गांव से लोग बुलाते थे। वो पूरी तरह से एसआईटी का सहयोग करते थे। डॉक्टर साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी जी को निर्दोष साबित कर दिया है। उसके बाद अब अमित शाह खुलकर इन दंगों पर सामने आए हैं और राहुल गांधी को बिल्कुल आना चाहिए और अच्छा लगा कि वो सामने आकर के उन्होंने पुरानी चीज़ों को सामने रखा। लेकिन मैं आपको एक और खबर दे दूं, इस पूरे ये जो केस में जो सबसे बड़ी विलन थी, जिसने फर्जी गवाह विदेश से पैसे लेकर लूट मचाकर भ्रष्टाचार करके इस केस को सुप्रीम कोर्ट और हर जगह वो एक्टिविस्ट बनी हुई थी, तीस्ता सितलवाड़, जो सोनिया गांधी की हिट वुमन थी जी। आप देखिए, जहां कहीं भी उपद्रव होता है वो तीस्ता सितलवाड़ होगी वहां पे। ये सोनिया गांधी की सरकार ने बहुत फायदा पहुंचाया उसको। मैं जब कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक मोदी विरोधी सेकुलर इंडस्ट्री काम करता है, ये यही दुकानदार हैं, उनके घर एटीएस पहुंच गई है और उनको अहमदाबाद लाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी भी होगी, फ़ोन भी सीज कर लिया गया है। और यकीन मानिए, तीस्ता सितलवाड़ की जांच से ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि जिसे आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से गुजरात दंगों के नाम पे हिंदुस्तान को बदनाम इन लोगों ने किया और ये खुद को लिबरल, सेकुलर और संविधान में आस्था रखने वाले बताते रहे। तो खैर, ये बातें तो हो गई। कल हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था, मॉर्निंग में आपने देखा होगा। सबसे बड़ा सवाल तो मोटी मोटी बातें जो है वो वही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 2002 से 2022 तक इन, जिसको कह सकते कि विदेशी पैसों पे पलने वाले दलालों के विष को वो पीते रहे, गालियां सुनते रहे, हर तरह की बेइज्जती का, अपमान का वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन कभी अपनी भाषा की मर्यादा को उन्होंने लांघा नहीं और कभी भी डायरेक्टली उन पर कोई अटैक नहीं किया। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को जनता की अदालत ने तो पहले ही क्लीन चिट दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट कानून की अदालत में भी उनको बरी किया गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने मोदी जी पर सवाल उठाने वालों को अब मुंहतोड़ जवाब दिया है।
अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के आदिवासी कार्ड ने विपक्षी दलों को भी राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मुद्दे पर पशोपेश में डाल दिया है। ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी खेमे में सेंध लगा दी है। ऐसे में अब बसपा प्रमुख मायावती ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। मायावती ने घोषणा की है कि बसपा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है। अपने इस फैसले पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए मायावती ने साफ किया है कि यह निर्णय उन्होंने अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मायने हैं मायावती के इस फैसले के? देखिए, मायावती का जो फैसला है वो बेसिकली एक स्टेटेड लाइन पे था, अंडरस्टूड है ये। अभी तो मायावती आई हैं, बहुत सारे लोग आएंगे। ये जो ममता बनर्जी खिचड़ी पका रही थी दिल्ली में आकर के यशवंत सिन्हा को लेकर के जी। उनकी खिचड़ी का जो हांडी जो है वो फूट गया। अब मैडम मुर्मू को देश के राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। चुनाव जीत चुकी, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्षी एकता का राग वो ममता बनर्जी और राहुल गांधी जो जट रहे थे वो सब खत्म। मायावती तो शुरुआत है। अभी और भी कई सारी पार्टियां जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहती हैं वो भी इस उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से मायावती ने इस बार एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है, उससे विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। अगली खबर पाकिस्तान से, जहां पड़ोसी मुल्क ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड साजिद मीर को गिरफ्तार किया है। लाहौर की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने साजिद मीर को 15 साल की सजा सुनाई है। साजिद मीर को यह सजा टेरर फंडिंग केस में सुनाई गई है। आतंकी एफबीआई की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल है। पाकिस्तान ने हमेशा साजिद मीर की मौजूदगी से इनकार किया है। पाकिस्तानी सरकार ने यहां तक दावा किया था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि आतंकी को भारत को देने के डर और विदेशी दबाव के चलते पाकिस्तान ने उसे सजा सुना दी है। डॉक्टर साहब, पहले तो इस आतंकवादी को मृत घोषित कर दिया और अब इतने सालों बाद उसे 15 साल की सजा सुना दी, कैसे? देखिए, पाकिस्तान बड़ा विचित्र देश है। वहाँ आतंकी जेल में डाल दिए जाते हैं और जेल के अंदर ही वो पापा भी बन जाते हैं। वो किस तरह का जेल है समझ में नहीं आता। ये जो एक और जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, ये जेल में रहता है और जेल में अपने कोर्ट्स भी लगाता है। वो इस्लामिक कोर्ट भी चलाता है, ये समझिए। ये इस तरह के लोगों को वहाँ खुली छूट दी गई है। तो ये बेसिकली आईएसआई आर्मी के ये लोग क्रिएट किए हुए आतंकी होते हैं। बिना आईएसआई, बिना आर्मी के, बिना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के वहाँ क्या किसी भी देश में कोई आतंकी सर्वाइव नहीं कर सकता। और इन लोगों का तो पूरा नेटवर्क होता है वहाँ पे। सरकार पैसे देती है इनको, ये लोग एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के नाम पे वो लोग टेररिज्म का पूरा धंधा करते हैं। जैसे हिंदुस्तान में आप देखिए बहुत सारे एनजीओज हैं, वो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए आंदोलन करते हैं। एनजीओ विदेश से पैसा आता है, लेकिन वहाँ सरकार ही इन आतंकियों को एनजीओ के नाम पे फंड देती है, उससे वो सर्वाइव करते हैं। और जब मुंबई में इतना बड़ा कांड हुआ तो उसके सारे मास्टरमाइंड ये लोग तो सारे के सारे आर्मी के द्वारा बनाए गए प्लान को ही एग्जीक्यूट कर रहे थे। ये तो कोई छुपी बात है नहीं। अब जब ये लोग का नाम आ गया, पकड़े गए, तो इन्होंने कह दिया भाई मृत हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन फिर एविडेंसेस मिलना शुरू हुआ कि भाई ये तो उसको बचाने के लिए कि अब चूँकि एफएटीएफ की तलवार लटक रही है, ग्रे लिस्ट से ये बाहर नहीं निकल रहे। हिंदुस्तान जो है एफएटीएफ में बैठ के बाकायदा इनसे पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। तो इनको दिखाना होता है कि भाई हम आतंक के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे हैं। अब आपने कह दिया भाई मर गए और जीवित निकल आया, कहीं अमेरिका वो उठा के ले जाए, हिंदुस्तान उठा के ले आए और वो सारे पोल पट्टी को खोल दे, तो आपने क्या किया? आपने उसको जेल में डाल दिया। वो जेल में क्या रहेगा? वो बेसिकली वो सिर्फ कागज़ के ऊपर जेल है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे आतंकी, गूगल कीजिएगा मिल जाएगा आपको कि आतंकियों को जेल डाल दिया जाता है। वो जेल में रहते रहते वो पापा भी बन जाते हैं, दो बच्चे भी हो जाते हैं उसको, पता नहीं किस तरह के जेल है वहाँ पे। खैर, पाकिस्तानी इसी चालबाजियों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए यहाँ फिर से आतंकी को जेल में डालने का तमाशा शुरू कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।